अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आतिफ़ुर-रहमान अज़ीज़ और आज हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी ब्लॉक 2 की ओएसपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली तमाम वीडियोस की तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ अवेलेबल होगा, जिससे आप इजीली इस लेक्चर को भी एंड ओवरऑल ओएसपी को क्विकली रिव्यू कर सकते हैं। ब्लॉक 2 फार्माकोलॉजी के मोस्टली टॉपिक्स रिलेटेड हैं टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे काम करता है। आपने ऑलरेडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को फिजियोलॉजी में कवर कर लिया होगा, बट लेट्स रिव्यू द मेन पॉइंट्स। सबसे पहले जो मोटर न्यूरॉन है जिसका नर्व टर्मिनल है, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट कर रहा होगा जो कि उसके एंड टर्मिनल तक आएगा। देन एंड टर्मिनल में एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे। इन कैल्शियम गेट्स की वजह से कैल्शियम अंदर एंटर करेगा। ये कैल्शियम जो पहले से वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, इन वेसिकल्स को डॉकिंग चैनल्स की तरफ लेके जाएगा एंड देन डॉकिंग के प्रोसेस के बाद एक्सोसाइटोसिस होगी, जिसमें ये जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज हो जाएगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। देन ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा विद एन रिसेप्टर्स जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ऑन मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल, एंड देन उसकी वजह से आयन चैनल्स ओपन होंगे जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस होगी। इस डीपोलराइजेशन को एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं। If this end plate potential reaches threshold, then it will lead to action potential and skeletal muscle will contract. At the end, acetylcholine is broken down by acetylcholine esterase into acetate and choline, and then choline is reabsorbed into the presynaptic terminal, and this process goes on. As we have already covered the normal process of neuromuscular junction, now we look at the neuromuscular junction blockers and neuromuscular junction stimulants. The stimulants will actually amplify and increase the response, and the blockers will actually decrease the response. Now looking at neuromuscular junction stimulants, these are actually indirect cholinergic agonist, meaning कोलिनर्जी का मतलब है रिसेप्टर जहाँ पे एस्टल कोलिन बाइंड करेगा। इनका मेन फंक्शन होता है कि इन्होंने एस्टल कोलाइन एस्ट्रेस को इनहिबिट करना है। जब एस्टल कोलाइन एस्ट्रेस इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से एसिटल कोलिन की अमाउंट एक्यूमुलेट करनी शुरू हो जाएगी। एज एस्टल कोलाइन लेवल्स इंक्रीज इन द साइनैप्स, इसकी वजह से जो अफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो मजीद एम्पलीफाई हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टिमुलेंट्स हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज रिवर्सिबल एंड सेकंड इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल स्टिमुलेंट्स के अंदर फर्दर टू टाइप्स है। फर्स्ट इज एड्रोफोनियम which is an alcohol. It has very short duration of action, and second reversible is carbamates. Now coming at irreversible stimulants, so these are known as organophosphates. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ड्रग्स बाइंड कर जाती हैं एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस के साथ, या तो उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगी या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इसको परमानेंटली फॉस्फोराइलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ कोलिनर्जिक क्राइसिस। जब हम ये ड्रग्स देंगे तो उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल साइनेप्सिस पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स जिन्होंने इसको डिग्रेड करना था दे आर इनहिबिटेड. Now this high amount of acetylcholine, this will stimulate all the muscarinic and nicotinic receptors. तो इसकी वजह से कुछ muscarinic effects आएंगे, कुछ nicotinic effects आएंगे, and then it can also cross the blood brain barrier, and वो brain के अंदर CNS के कुछ effects भी लाता है। तो muscarinic effects में we have diarrhea, यूरिनेशन, ब्रेडिकार्डिया, स्वेटिंग, मियोसिस, लैक्रिमेशन, ये डिफरेंट है। देन निकोटिनिक जो मेन इफेक्ट है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मसल में फेसिकुलेशंस होंगी, ट्रेमर्स होंगे, एंड देन मसल पैरालाइज हो जाएगा कम्प्लीटली, एंड अगर डायफ्राम पैरालाइज हो जाए तो दैट विल लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। CNS के अंदर इफेक्ट्स हैं, देयर इज कन्फ्यूजन, एटैक्सिया मतलब मूविंग में वीकनेस होगी, कन्वल्जन्स मतलब फिट्स दौरे पड़ते हैं, कोमा में चला जा सकता है या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है। नाउ कमिंग एट एग्जांपल्स ऑफ दीज ड्रग्स, लुकिंग एट एड्रोफोनियम इज एन अल्कोहल, इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट हैज़ 10 to 20 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका मेन फंक्शन है कि डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस बाय टेंसिलिन टेस्ट। टेंसिलिन टेस्ट में हम चेक कर रहे होते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस ड्रग will it improve the muscle weakness symptoms or not। अगर वो improve हो जाए that is myasthenia gravis, अगर ना हो तो that is cholinergic crisis या toxicity। सेकंड हमारे पास कार्बामेट्स के अंदर दो टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ पायरिडोस्टिजमीन एंड सेकंड इज़ नियोस्टिजमीन। पायरिडोस्टिजमीन इसकी रेलिवेंस ये है कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए मेन ड्रग है, बिकॉज इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 6 आवर्स है, एंड ये भी रिवर्सिबली बाइंड करेगी एंड
ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी। नियोस्टिजमीन हैज़ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 0.5 to 2 hours एंड इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू पारिडोस्टिजमीन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट्स। एंड इसका सेकंड फंक्शन ये है कि अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ब्लॉकर्स दिए हुए हैं जिनको हम बाद में स्टडी करते हैं, तो उसके अफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भी इसको दिया जा सकता है। एंड इट आल्सो डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। थर्ड हमने पढ़ना है एकोथायोफेट, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इरिवर्सिबल ब्लॉकर की टाइप है। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट लीड्स टू परमानेंट फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर ग्लाउकोमा पेशेंट्स एंड इट इज़ पॉइजनस अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। सेकेंड टॉपिक इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स। हमने सबसे पहले कवर किया है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के स्टिमुलेंट्स। नाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हमें कुछ केसेस में ब्लॉक भी करना पड़ सकता है। इसकी एग्जांपल है कि अगर हमने किसी को नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन करनी है तो उसके लिए हमें उसके मसल्स को पैरालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी हमें मसल्स कम्प्लीटली रिलैक्स चाहिए होते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। या फिर आईसीयू में जब हमने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे शिफ्ट करना है, ट्यूबिंग उसमें भी करनी होती है, तो उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। दीज आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ एसिटाइलकोलिन, मीनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बिल्कुल उसके सिमिलर हैं। अब इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, फर्स्ट इज़ डीपोलराइजिंग, सेकंड इज़ नॉन डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग समझ आता है कि ये एसिटाइलकोलिन की तरह रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एंड इसकी वजह से आयंस एंटर करेंगे एंड मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक कैसे होगा, तो इसका जवाब मैं आपको आगे देता हूँ। सेकंड टाइप इज़ नॉन डीपोलराइजिंग, जो कि एंटेगनिस्ट के तौर पे काम करते हैं एंड ये उसकी रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डीपोलराइजिंग मैकेनिज्म। इसकी एग्जांपल है सक्सिनाइल कोलिन। अब होगा क्या कि सक्सिनाइल कोलिन दो फेजेस में ये एक्शन परफॉर्म करेगी। फेज़ वन है कंप्लीट डीपोलराइजेशन का, कि जब सक्सिनाइल कोलिन बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ तो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि सक्सिनाइल कोलिन को एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज नॉर्मली ब्रेक डाउन नहीं करता, इस वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लंबा होता है। अब मेम्ब्रेन जब सस्टेन डीपोलराइजेशन की स्टेट में रहेगी तो उसकी वजह से जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर लॉक हो जाएंगे और अब वो नॉर्मल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का साइकिल नहीं होगा एंड मसल की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से इनिशियल स्टेट में जब डीपोलराइजेशन हुई थी तो तब तो थोड़ी फैसिकुलेशन, थोड़ी ट्विचेस आएंगी, लेकिन उसके बाद मसल पूरी फ्लैसिड पैरालिसिस की स्टेट में चला जाएगा। नाउ फेज़ 2 में क्या होगा कि जब सक्सिनाइल कोलिन इतनी देर तक रिसेप्टर्स के साथ बाउंड रहा है तो इसकी वजह से जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो डीसेंसिटाइज्ड हो जाएंगे, मतलब अब वो एसिटाइल कोलिन नॉर्मल भी अगर आ जाए तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे एंड इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म हमारे पास पैरालिसिस होगा। नाउ लेट्स लुक एट नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स। इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट इज आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स एंड सेकंड इज स्टीरॉइड्स। आइसोक्विनोलिन के अंदर हमारे पास होती है एट्राक्यूरियम एंड सिस्ट्राक्यूरियम एंड इसका इंटरमीडिएट टर्म इफेक्ट होता है, जबकि स्टीरॉइड्स के अंदर हमारे पास होता है रुकोरोनियम, पेनकुरोनियम, वेकुरोनियम एंड इनका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि इन्होंने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है एंड एज एन एंटेगनिस्ट इसको ब्लॉक कर देना है कि जब नॉर्मल एसिटाइलकोलाइन आए भी तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड ना कर पाए। नाउ अगर हमने ज़्यादा डोज दे दी एंड उसने कम्प्लीटली मसल्स को पैरालाइज कर दिया तो अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे। इसको रिवर्स करने का तरीका कि एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज इनहिबिटर जिनको हमने एनएमजे स्टिमुलेंट्स में पढ़ा है, एग्जांपल नियोस्टिजमीन, वो हम देंगे जो कि एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा। एसिटाइलकोलिन के लेवल्स जब इंक्रीज़ करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि कंपेटिटिव इनहिबिशन में जब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करता है तो वो compete करके अपने रिसेप्टर्स को नॉर्मल को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो इस इनहिबिटर को हटा देंगे एंड नॉर्मल बाइंडिंग करके अपने स्केलेटल मसल के फंक्शन को रिगेन कर लेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ हमारी ही बॉडी के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन कर देगी। जब वो रिसेप्टर ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो नॉर्मल एसिटाइलकोलिन जो रिलीज़ हो भी रहा है जब वो एक्ट करने की जगह ही नहीं होगी यानी इसकी वजह से मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन ही नहीं होगी तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगी। इसके सिम्टम्स हैं कि देयर इज़ डिप्लोपिया, डबल विजन होता है, इसके अलावा देयर इज़ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड नोन एज टोसिस, इसके अलावा देयर इज़ ओवरऑल मस्कुलर वीकनेस इन द बॉडी, देयर इज़ फेशियल मसल्स वीक हो जाएंगे। इसके अलावा
इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि सुबह के टाइम बंदा उठता है तो उसके अंदर उस टाइम एनर्जी ज़्यादा होती है, मसल पावर ज़्यादा होती है, बट विद टाइम इवनिंग तक उसकी मसल पावर काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। इसके अलावा डिस्फेजिया एंड डिसआर्थरिया भी इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए टेंसिलोन टेस्ट होता है जिसके अंदर एड्रोफोनियम को हम यूज़ करते हैं। मैंने पहले ही बताया एड्रोफोनियम एक एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। अगर इसकी एक्शन की वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स इंप्रूव कर जाए मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस है, और अगर ना करें तो उसका मतलब कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी। अब हम देखेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। फर्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो है कि मसल वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के स्टिमुलेंट जो कि एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज के इनहिबिटर्स होते हैं वो हमने देने हैं। इसमें मेन ड्रग हमने पढ़ी थी पायरिडोस्टिजमीन जो हम देते हैं, उसका अल्टरनेटिव है नियोस्टिजमीन। इसके अलावा फॉर टेंसिलिन टेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए हम एड्रोफोनियम यूज़ करते हैं। और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देंगे इम्यूनोमोडुलेटर्स जिनका मकसद है कि इस ऑटो इम्यून रिएक्शन को कम से कम किया जाए। फर्स्ट हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एग्जांपल प्रेडनिसोन, जिनका मकसद है कि इन्फ्लेमेशन को कम से कम किया जाए। सेकेंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं जो कि ओवरऑल इम्यूनिटी को कम करते हैं, इनके अंदर एजाथायोप्रीन आएगा एंड माइकोफिनोलेट आएगा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्रिटिकल या इमरजेंसी के केस में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा फेरेसिस है जिसमें हम प्लाज्मा में जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। सेकेंडली हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे सकते हैं इस इम्यून रिएक्शन को कवर करने के लिए। नाउ लेट्स लुक एट लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स से हमें समझ आता है कि एक लोकल एरिया में हम इसको इंजेक्ट करेंगे जिसके थ्रू उसकी सेंसेशंस लूज़ हो जाएंगी, एंड अगर हम कोई भी उस पर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे या कुछ भी उस उधर होगा तो वो पेशेंट को फील नहीं होगा। इसके अलावा उस एरिया के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जब हम इनको इंजेक्ट करेंगे ये वीक बेसिस होंगी जो कि अपनी नॉर्मल लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में होंगी आउटसाइड द सेल्स। अब जब ये नर्व की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर करेंगी तो उस मीडियम के अंदर ये आयोनाइज होकर ये वाटर सोल्यूबल बन जाएंगी और वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी। अब ये जब वहाँ पे ट्रैप होगी तो अंदर की तरफ से फ्रॉम इनसाइड ये एक्ट करेंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स पे एंड इन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज अमाइड्स जिसकी एग्जांपल लाइडोकेन एंड बुपिवाकेन। हमने याद रखना है कि इनके अंदर दो आई होते हैं। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ एस्टर्स जिसकी एग्जांपल है प्रोकेन, टेट्राकेन, कोकेन, इनमें वन आई होगा। नाउ ये एक टेबल है लिपिन कोर्ट में विद डिफरेंसेस बिटवीन अमाइड्स एंड एस्टर्स, तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। एस्टर्स का मेटाबॉलिज्म रैपिडली होता है थ्रू प्लाज्मा कोलाइनेस्ट्रेसेस, जबकि अमाइड्स का स्लो होता है थ्रू लिवर। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी बिकॉज रैपिडली मेटाबोलाइज होते हैं तो एस्टर्स की कम होती है एंड अमाइड्स की ज़्यादा होती है। एलर्जिक रिएक्शन एस्टर्स में पापा डेरिवेटिव्स फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हो सकता है, लेकिन अमाइड्स में नहीं होता। स्टेबिलिटी की बात करें तो एस्टर्स एम्प्यूल्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर जाते हैं इन सन, जबकि अमाइड्स स्टेबल होते हैं। एक्शन की बात करें तो एस्टर्स स्लो होते हैं जबकि अमाइड्स का क्विक एक्शन होगा। कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। एपिनेफ्रीन नॉर्मली हम देते हैं विद द एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स नॉर्मली वेजोडाइलेटर्स होते हैं। अगर वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड वेसल्स में ब्लड ज़्यादा आएगा एंड इससे मसला क्या होगा कि ये जो हम लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं ये उस ब्लड के थ्रू जाके पूरी बॉडी में फैल जाएगा। हम एपिनेफ्रीन देते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये उस एरिया की ब्लड सप्लाई को कम कर देगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये जितना भी एनेस्थेटिक है ये इस एरिया में ही रहेगा, इस एरिया से निकल के बाकी बॉडी में डैमेज नहीं करेगा। तो इसके टॉक्सिसिटी के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। CNS में है कि अर्लियर ये एक्साइटेशन कोज करेगा एंड देन डिप्रेशन कोज कर देगा। CVS में इफेक्ट है कि ये ब्रेडिकार्डिया कोज करेगा, हाइपोटेंशन कोज करेगा एंड इसकी वजह से एट द एंड एरिथमियाज हो जाते हैं। स्पेशली बुपिवोकेन जो है वो कार्डिक टॉक्सिसिटी के लिए जाना जाता है। देन इट लीड्स टू एलर्जिक रिएक्शंस एंड एनाफाइलेक्सिस। देयर आर डिफरेंट डायग्राम्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स जो कि मैंने PDF में दी हुई है। आप ज़रूर इस PDF को डाउनलोड करें और ना सिर्फ खुद यूज़ करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। Thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe and do check out the pathology OSP for block 2. I will be uploading the block 3 OSP soon. So do follow Axonium. तब तक अल्लाह हाफिज़।